दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका जय हो स्टडी में। समाज शास्त्र को एक वैकल्पिक विषय के रूप में जो भी स्टूडेंट्स रखना चाहते हैं, एक सरल और बहुत ही अत्यंत प्रिय विषय है। एक बार पढ़ने के बाद जो है रुचि आपकी अपने आप उत्पन्न हो जाती है, ऐसा विषय है। तो आप लोग यदि रखना चाहते हैं इस विषय को तो देर न करें। अगर मुख्य परीक्षा 2021 लिखना आपका लक्ष्य है और एक विषय के रूप में समाजशास्त्र रखना चाहते हैं तो ये सिलेबस चल रहा है हमारे यहाँ। इसके पहले समाजशास्त्र जो पहला आपका यूनिट है, यूनिट फर्स्ट का पहला पोर्शन वो समाप्त हो गया है। ये दूसरे पोर्शन में हम लोग सिद्धांतकारों में चल रहे हैं। तो आप लोग अभी भी जुड़ करके सारे वीडियोस का पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर मैं बता दूं 9453775039। ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं समाजशास्त्र विषय से। इस व्हाट्सएप पे डिटेल ले लीजिए। चलिए, हम आपको बता रहे थे कि अगस्त काम्ट, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था सिद्धांतकारों में। उसके पहले समाजशास्त्र का उद्भव, जन्म, प्रकृति, कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में या प्रत्यक्षवाद के रूप में, प्रत्यक्षवादी सिद्धांत, सामान्य बोध, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। ठीक है। अब जितना हमने पोर्शन किया वहाँ से आपके 5 में से 1 या 2 प्रश्न हो जाएंगे। मतलब 5 प्रश्न आपको करने होते हैं, उनमें से 1 या 2 प्रश्न का आपका हो चुका है ऑलरेडी। और आपके मैंने प्रश्न भी कल दे दिए थे ग्रुप में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो आप स्वयं देख रहे हैं कि सारे प्रश्न हो जा रहे हैं, है ना। वीडियो से ही, वीडियो लेक्चर से ही आपको सारे प्रश्न आ जा रहे हैं। चलिए, आज हम इसी क्रम में सिद्धांतकारों को पढ़ रहे थे, उनके प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ रहे थे आलोचनाओं सहित। तो आज हम हर्बर्ट स्पेंसर को देखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर का एक ही सिद्धांत आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, वो है उद्विकास का सिद्धांत। उद्विकास का क्या अर्थ होता है? चरण दर चरण विकास। ठीक है। किसी भी जीव का, समाज का, समुदाय का या फिर किसी भी विषय वस्तु का एक निश्चित क्रम में जब स्वतः रूप से विकास होता है तो उसको उद्विकास कहते हैं। उद्विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग जीवों के विकास के संदर्भ में किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। हर्बर्ट स्पेंसर ने पढ़ा चार्ल्स डार्विन के इस सिद्धांत को। समाजशास्त्री थे हालांकि हर्बर्ट स्पेंसर, लेकिन उनको चार्ल्स डार्विन का ये सिद्धांत, जो जीवों का विकास का सिद्धांत था, ये काफ़ी ही पसंद आया। इसको इन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया है इस चार्ल्स डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत का। और इन्होंने पाया कि ये तो समाज के उद्विकास से बिल्कुल मिलता जुलता है। मतलब ये सेम टू सेम समाज के उद्विकास में ये चीज़ लागू हो सकती है। हालांकि बाद में तमाम आलोचना करता है और उन्होंने काफ़ी इनकी आलोचनाएं की, सिद्ध भी किया कि नहीं, इनका उद्विकास का सिद्धांत जो समाज के संदर्भ में इन्होंने दिया है वो जीवों के विकास की तरह नहीं है, बल्कि ये डिफर करता है, अतः इनका सिद्धांत गलत है। लेकिन फिर उसके बाद नौ उद्विकासवादी आते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे। उन्होंने इनके सिद्धांत को बचाया, नौ उद्विकासवाद का सिद्धांत दिया। उसमें ये बताया गया, जैसे कि इन्होंने रेखी क्रम में विकास बताया था कि एक से दूसरे चरण में, दूसरे से तीसरे चरण में होता है, तीसरे से चौथे चरण में होता है समाज का विकास। लेकिन बाद में चक्री वाले भी आए, नवोदित विकासवाद में चक्री क्रम में बताया कुछ लोगों ने कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि समाज फिर से पहले चरण में पहुंच जाए। ये चक्री क्रम प्रक्रम में भी हो सकता है। कुछ ने बताया बहुरेखीय होता है, मतलब इसका जो विकास होता है कई आयामों में होता है, अलग अलग तरीके से होता है। हो सकता है कई आयामों में एक साथ विकास की ये प्रक्रिया चल रही हो, है ना। तो नौ उद्विकासवादियों ने इनके सिद्धांत की फिर से रक्षा की और इसका जो है महत्व फिर से बढ़ गया। बीच में प्रकार्यवादी आए थे, उन्होंने काफ़ी इसकी आलोचना की थी, आलोचना वाले चैप्टर में। और बाद में जब हम उद्विकासवाद को नए रूप में, नव उद्विकासवाद को पढ़ेंगे, विभिन्न वादों का अध्ययन करेंगे, तो हम देखेंगे। आज हम हर्बर्ट स्पेंसर के उद्विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे जो उन्होंने समाज के संदर्भ में दिया था। तो जैसा कि हमने बताया कि उद्विकास का सिद्धांत सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने जीवों के विकास के संदर्भ में दिया था कि जीवों का विकास एक स्तर से दूसरे स्तर तक स्वतः होता है।
एक विकास की प्रक्रिया है, स्वतः एक से दूसरे चरण में होती है प्रत्येक जीवों में। तो स्पेंसर ने भी कहा कि भैया, डार्विन जी जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार जीवों का विकास उद्विकास के आधार पर, अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी से तीसरी अवस्था में होता है, उसी प्रकार समाज का भी उद्विकास होता है। वह भी एक अवस्था से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, इस तरह से विभिन्न अवस्थाओं में होता है। और ये सभी अवस्थाएं जो हैं, सभी चरण जो हैं, अपने ठीक पिछले चरण से संबद्ध होते हैं, संबंधित होते हैं। इसे सामाजिक उद्विकास कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सामाजिक उद्विकास परिवर्तन की एक क्रमिक प्रक्रिया है, क्रमिक परिवर्तन होता है जिसके माध्यम से स्वतः ही समाज का विकास होता है, एक चरण से दूसरे चरण में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। और प्रत्येक बाद वाला स्तर पहले वाले स्तर से संबंधित होता है। और अगर प्रश्न उठे कि स्वतः परिवर्तन क्यों होता है, तो इसका भी उत्तर इन्होंने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने, कि स्वतः परिवर्तन कुछ नियमों के आधार पर होता है। कुछ नियम है जिसके कारण यह स्वतः परिवर्तन होता है समाज में। इसके लिए उन्होंने 3 नियम बताए। पहला नियम बताया कि दुनिया की सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से निर्मित होती है। दुनिया की सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से निर्मित होती हैं। इन पदार्थों में शक्ति विद्यमान होती है। क्या होती है? शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और इस ऊर्जा के कारण ही ये 3 नियम उन्होंने दिए। शक्ति होती, ऊर्जा होती, इस ऊर्जा के कारण ही गतिशील होते हैं सभी वस्तुएं। इन ऊर्जा या शक्ति के कारण ये सभी वस्तुएं क्या होती हैं? गतिशील होती हैं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए स्पेंसर ने बायोलॉजी, जीव विज्ञान में देखा, जीव विज्ञान का सहारा लिया। उन्होंने सावयवी उद्विकास के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए समाज के उद्विकास के सिद्धांत को उससे जोड़ा और अपने समाज के उद्विकास के सिद्धांत को ठीक वैसा ही बताया जैसे कि सावयव में उद्विकास होता है। सावयव मतलब जो भ्रूण का विकास होता है, जो गर्भ में भ्रूण का जिस तरह से विकास होता है, ठीक उसी तरह का विकास समाज में होता है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। इनका कहना था दोस्तों, जिस तरह से सावयव जो होते हैं, अर्थात गर्भ में जब गर्भ का निर्माण होता है दोस्तों, अर्थात जब भ्रूण का निर्माण होता है, तो एक पदार्थ से होता है और उस पदार्थ में आप सबको पता है शक्ति विद्यमान है। इसीलिए तमाम जो बायोलॉजिकल जो प्रक्रम है, जैविक प्रक्रम है, उससे होकर गुजरता है और अंततः वो एक मानव का रूप ले लेता है। तो गर्भ का निर्माण एक पदार्थ से होता है, पहला नियम है ना। पहला नियम इस बात को सिद्ध करता है कि भैया पदार्थ से निर्मित है, उसमें शक्ति है। अब जब शक्ति है तो गतिशील होगा, अर्थात उसमें परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है ना? सीधा सा सिद्धांत है। लेकिन जब भ्रूण होता है तो उसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है ना। न तो उसमें अंग का निर्माण होता है, सब एक समान सी संरचना होती है। इसमें विभिन्नता नहीं होती, इसमें समानता होती है, लेकिन अनिश्चितता होती है। पता नहीं रहता है आगे जाकर के कौन सा रूप, कैसा रूप लेगा, कैसा आकार लेगा, कैसा रंग होगा इसका। तो कुल मिलाकर के सभी घुल मिलकर एक समान, इसमें जितने पदार्थ हैं ये एक समान होते हैं शुरुआत में, पहले प्रक्रम में, है ना। लेकिन तो शुरुआत में क्या होता है? ये अनिश्चित संरचना होती है, इसकी अनिश्चित संबद्धता होती है। अनिश्चित रूप से जुड़े होते हैं, निश्चित नहीं, आपको पता नहीं चलता कौन सा अंग किस कहां जुड़ा हुआ है, क्या है। और समान एक ही धागे में सब बंधे होते हैं। भ्रूण ठीक ऐसा होता है। तो जब ये पहली अवस्था होती है, जो सरल अवस्था जिसको कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पदार्थ है, दूसरा नियम है कि इसमें ऊर्जा है, शक्ति है, जिसके कारण तीसरा नियम आता है कि ये गतिशील है, परिवर्तनशील है। तो जब परिवर्तित होता है, दूसरी अवस्था में आता है, तो इसकी संरचना क्या होती है दोस्तों? निश्चित हो जाती है।
इसकी संबद्धता क्या होती, निश्चित हो जाती। मतलब हाथ जहां पर कहाँ जुड़ेंगे, नाक कहाँ होगा, मुंह कहाँ होगा, आंख कहाँ होगी, कान कहाँ होंगे, पैर कहाँ होंगे, तो निश्चित संरचना में बदल जाता है। तो निश्चितता हो जाती है, लेकिन विभिन्नता हो जाती है। यहां पर सभी अंग एक जो कुछ था सब एक ही जगह था। इसमें समानता थी, समान रूप से जकड़े हुए थे, समानता थी। लेकिन समानता से विभिन्नता में आ जाती है, दूसरी अवस्था में विभिन्नता आ जाती है। मतलब ये क्या हो जाता है, जीव क्या हो जाता है, विभिन्न उसके जो आकार अंग के हैं वो सामने आते हैं। हाथ कुछ और है, नाक कुछ और है, कान कुछ और है, मतलब विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आप कह सकते हो ये इसका पैर है, ये इसकी नाक है, ये इसकी गर्दन है, ये इसकी आंख है, ये इसके सिर है, ये इसका पैर है। तो क्या भ्रूण में भी आप देखकर बता सकते थे? नहीं बता सकते थे। तो पहली अवस्था में यही स्थिति रहती सावयव की, और बाद में ये स्थिति आ जाती है। तो मानव जीव के उद्विकास के सिद्धांत को उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में लिया, उदाहरण के रूप में लिया, और उसी आधार पर उन्होंने समाज के उद्विकास के सिद्धांत की संकल्पना दी। उनका कहना था कि जिस तरह से सावयव का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हुआ है उन 3 नियमों के आधार पर, उसी तरह इस समाज का विकास भी सैनिक अवस्था से, सैनिक समाज से औद्योगिक समाज, इसको लिख लीजिएगा, औद्योगिक समाज या सैनिक स्तर से औद्योगिक स्तर तक हुआ है। सैनिक स्तर में चूंकि मानव एक पदार्थ है, मानव को उन्होंने एक पदार्थ की संज्ञा, जिस तरह से भ्रूण को एक पदार्थ कहा उन्होंने, इसी तरह मानव भी एक पदार्थ है, उसमें शक्ति है, उस शक्ति के कारण उसमें गतिशीलता है, परिवर्तनशीलता है। और उद्विकास के नियम के सिद्धांत के अनुसार कि जब तीनों नियम कहीं पर कार्य करेंगे, मतलब पदार्थ होगा, शक्ति होगा और गतिशीलता होगी, तो इसका निश्चित है कि दूसरी अवस्था में जाएगा या जाएगा। अर्थात पहली अवस्था जहां पर अनिश्चित संरचना है, आदिम समाज में अनिश्चित संरचना थी, समाज अनिश्चित था। समाज न कोई धर्म था निश्चित, न कोई देवता थे निश्चित, न कोई जाति थी, न विवाह की कोई संरचना थी, न व्यवस्था थी, न परिवार की व्यवस्था थी। लोग कहीं भी किसी भी प्रकार के समूह का निर्माण कर सकते थे। तो अनिश्चित संरचना थी, अनिश्चित संबद्धता थी और समानता थी, विभिन्नताएं नहीं थी। विभिन्न प्रकार के जातियां, विभिन्न प्रकार के समूह, विभिन्न प्रकार के लोग नहीं होते थे। लगभग हर जगह आदिम समाज में आप भी जाइए तो लगभग समान सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन उनमें भी कुछ, चूंकि परिवर्तन होना तय है, तो उनमें भी कुछ परिवर्तन होगा। कुछ उनके अलग अलग त्यौहार होंगे, अलग अलग देवी देवता होंगे, कुछ उनमें प्रथाएं भी होंगी प्रचलित। तो सैनिक समाज में बिल्कुल ही लगभग समानता थी आदिम समाजों में, सैनिक समाज उनको इन्होंने कहा है। दूसरी अवस्था में जब ये परिवर्तित होते हैं तो इसकी निश्चित रचना हो जाती है और विभिन्नताएं आ जाती हैं, विभिन्न प्रकार के वर्ग, विभिन्न प्रकार के राष्ट्र, राज्य, देश, स्तर, विभिन्न वर्ग, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। परिवार के विभिन्न रूप आपको देखने को मिलते हैं, संस्थाएं विभिन्न प्रकार की देखने को मिलती हैं, समूह विभिन्न प्रकार के देखने को मिलते हैं, विवाह के प्रकार के विभिन्न प्रकार के देखने को मिलते हैं, जीवन शैली की अनेक तरीके आपको देखने को मिलते हैं, नातेदारी के अनेक तरीके आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ विभिन्नताएं आपको पाई जाएंगी। तो यही नियम समाज के उद्विकास के सिद्धांत में भी लागू होता है। तो यही समाज के उद्विकास का सिद्धांत था हर्बर्ट स्पेंसर का। उनका कहना था कि जिस तरह से जीवों के उद्विकास इन 3 नियमों के आधार पर होता है, उसी तरह समाज का भी उद्विकास इन 3 नियमों के आधार पर होता है। इन्होंने इसको सावयवी उद्विकास के सिद्धांत से जोड़ा। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति जिसकी की शुरुआत अगस्त काम्ट ने की थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने उसको और ज्यादा आगे बुलंदियों पर पहुंचा दिया, पूरी तरह से विज्ञान को लागू कर दिया। आप देख रहे हैं समाजशास्त्र में इन्होंने, इनकी आलोचनाएं भी हुई, आलोचक भी थे इनके, प्रकारवादी थे, विभिन्न और भी सिद्धांत का, जैसे मैकाइवर पेज ने इनकी आलोचना की, गोल्डन विजर की बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना है, जिन्सबर्ग ने इनकी आलोचना की। प्रकारवादी क्या है आगे हम पढ़ेंगे, अभी हमने कई वाद पढ़ाने हैं अगले चैप्टर में।
फिलहाल प्रकार से संबंध अगर पूछा जाए प्रकार क्या होता है, तो एक प्रकार से आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो विभिन्न इकाइयां होती हैं किसी समूह, संस्था, समाज, विषय वस्तु में, उनके मध्य जो सहयोग पाया जाता है ताकि उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, उसी को प्रकार्य कहते हैं। प्र जहां पर जुड़ जाता है वहां का अर्थ हो जाता है उत्कृष्ट, और कार्य उत्कृष्ट प्रकार से कार्य। तो इस तरह से कार्य करना जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। तो समाज की जो आवश्यकताएं हैं, समूह की जो आवश्यकताएं हैं, उस समाज या समूह की विभिन्न इकाइयां एक दूसरे का सहयोग करते हुए जब उसको पूरा करती हैं तो इसको क्या कहते हैं? प्रकार्य कहते हैं। तो प्रकार्यवादियों ने इनकी आलोचना की, कहा कि भैया इन्होंने कह दिया कि समाज एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है और पहला स्तर छूट जाता है, पहला स्तर विलीन हो जाता है, अर्थात पहले स्तर का नेस्तनबूद पहला स्तर समाप्त हो जाता है दूसरे स्तर के जन्म लेने पर, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। प्रकार्यवादियों का कहना है कि समाज का विकास इसके पूर्व के समाज की प्रेरणा से हुआ है, न कि उसके अवशेषों पर। अर्थात समाज का विकास सहयोगात्मक रूप से हुआ है, अर्थात प्रकार के माध्यम से हुआ है। एक दूसरे से सहयोगात्मक संबंध बनाकर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए समाज का विकास हुआ है, न कि अवशेषों पर। इन्होंने इस तरह से आलोचना की। वहीं मैकाइवर और पेज इनकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि उद्विकास का सिद्धांत एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, अर्थात पूरी तरह वैज्ञानिक सिद्धांत है, विज्ञान में लागू होता है। अर्थात उद्विकासवाद एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, अर्थात हर जगह लागू होगा, किसी भी जगह आप लागू करो, लागू होना चाहिए। इसलिए है वह सिद्धांत विज्ञान में तो तार्किक प्रतीत होता है, अर्थात जीव के विकास, शरीर के उद्विकास में तो तार्किक लगता है, लेकिन व्यक्ति जो होता है, मानव जो होता है, चाह कर भी शरीर के विकास को न तो तीव्र कर सकता है, न तो धीमा कर सकता है। न तो तीव्र कर सकता है, न तो धीमा कर सकता है, वो स्वतः होगा, उसमें व्यक्ति का कोई हाथ नहीं होगा। जबकि समाज के विकास में वो व्यक्ति के कंट्रोल में रहती है, वो व्यक्ति निर्धारित कर सकता है विकास कब होगा, कैसे होगा, हम विकास की प्रक्रिया में पीछे जाएंगे या आगे बढ़ेंगे। यही कारण है कि आज कहीं पर आधुनिक समाज, अत्याधुनिक समाज देखने को मिलता है, तो कहीं इसी समय वर्तमान में ही आप देखो, अन्य देशों की तुलना करने से अच्छा एक जिले की तुलना करिए। एक जिले में ही कहीं पर आपको अत्याधुनिक समाज देखने को मिल जाएगा, वहीं दूसरे कोने पर किसी गांव में पिछड़ा से पिछड़ा जो आज भी आदिम समाज का जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। तो ये मनुष्य के हाथ में नहीं है कि अपने विकास को कंट्रोल कर सके, अर्थात अपने शरीर के विकास को कंट्रोल कर, मतलब बुढ़ापा आएगा ही आएगा, आप रोक नहीं सकते, जवानी आएगी आएगी, रोक नहीं सकते। भ्रूण का विकास जब होना होगा होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, ये बात अलग है, आप रोकने की, आपको हम कैसे नहीं रोक सकते, चाकू उठा के मार दो उसको, ये नकारात्मक सोच हो गई आपकी, है ना। ऐसे रोक सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये समाजशास्त्री आप सोच नहीं, ये आप अपराध शास्त्र में घुस गए, ठीक है ना। तो अपराध शास्त्र में मत जाइए, समाजशास्त्र में रहिए, ज़्यादा उचित है। तो प्रत्येक समाज की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। मैकाइवर और पेज ने इसके लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अमेरिका के कुछ जनजातियों का अध्ययन किया और ये पाया कि कुछ का विकास शिकारी एवं खाद्य संग्राहक से सीधे कृषक समाज में होता है, अर्थात सीधे कृषि करने लगते हैं। शिकारी अर्थात आदिवासी, आदिम से सीधे कृषि करने लगते हैं। वहीं कुछ का विकास पहले पशुपालक में होता है, उसके बाद सीधे औद्योगिक समाज में हो जाता है। मतलब एक ही जगह कोई औद्योगिक समाज में जी रहा है, औद्योगिक समाज की जो विशेषताएं हैं वो पाई जा रही हैं, और एक ही समय में कहीं पर कृषक समाज की विशेषताएं पाई जा रही हैं।
तो इस तरह से उद्विकास का जो सिद्धांत था वो तो सार्वभौमिक रूप से लागू होना चाहिए था, मतलब समाज का विकास तो समान रूप से होना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हुआ है। अतः इनके द्वारा कहा गया कि ये जो सिद्धांत है इनका, स्पेंसर का, वो जीवों के उद्विकास के संदर्भ में ही सही हो सकता है, विज्ञान में ही सही हो सकता है, वो समाज के संदर्भ में सही नहीं हो सकता। अतः इन्होंने उसकी आलोचना की। इसी तरह गोल्डन विजर भी एक प्रमुख आलोचक हैं। वो कहते हैं कि उद्विकासवादी प्रसार, आविष्कार और प्रौद्योगिकी के महत्व को भूल गए। अपने सिद्धांत को देते हुए वो आविष्कार और प्रौद्योगिकी के महत्व को ही भूल गए। वर्तमान समय में जो विकास हो रहा है उसके पीछे प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण हाथ है। अतः उद्विकास समाज के सिद्धांत या समाज शास्त्र में उद्विकास का सिद्धांत अतार्किक प्रतीत होता है। मतलब इनका कहना था कि जो भी परिवर्तन हुए हैं समाज में उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी का हाथ है। मतलब जैसे कि जब आग का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, तभी तो आदिम समाज से वर्तमान समय की जो शुरुआत हुई, जो पद यात्रा है, वहीं से शुरू हुई। एक बड़ा परिवर्तन देखा गया नवपाषाण काल जब आया, तो उसके बाद आधुनिक समाज तक तमाम प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के द्वारा ही आज जो अत्याधुनिक समाज आ रहा है, उसके पीछे एंड्रॉयड फोन एक बड़ी वजह है ना, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो प्रौद्योगिकी का बड़ा हाथ है। और जबकि उद्विकासवादी प्रौद्योगिकी को बिल्कुल ही सिरे से नकार देते हैं, उसका तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं करते हैं। इन 3 नियमों में कहीं भी प्रौद्योगिकी का जिक्र ही नहीं है, अतः अतार्किक प्रतीत होता है इनको। इसी तरह जिन्सबर्ग भी हैं, वो भी प्रमुख आलोचक हैं इनके। वो कहते हैं कि उद्विकासवादी तो कहते हैं भैया कि किसी भी समाज का विकास सदैव सरल से जटिल की ओर ही होगा, है ना। पहले कहते हैं सरल से जटिल, सरलता थी पहले, है ना, एक जैसी संरचना थी, सरलता थी। बाद में निश्चितता आई और विभिन्नता आई तो जटिल हो गया समाज। ठीक है, तमाम तरह की संस्थाएं उत्पन्न होगी, विभिन्न होगा तो जटिल भी होगा, तो सरल से जटिल की ओर होगा हमेशा। गिन्सबर्ग ने कहा कि उद्विकासवादी कहते हैं कि समाज का विकास सदैव सरल से जटिल की ओर ही होगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जैसे जैसे समाज का विकास होगा, व्यक्ति का जो बुद्धि है, कौशल है, ज्ञान है, क्षमता है, उसका विकास भी तो होगा, है कि नहीं। अर्थात आदिम समाज में जो आदि मानवों की जो मानसिक जो आईक्यू था, वो आज के समाज में लोगों से बहुत कम था ना। तो आप उसको सरल और इनको जटिल कैसे बता सकते हो। आज के समाज में जो विकास है उसको आज के समाज के संदर्भ में आप उसकी तुलना करोगे, उस समय के समाज की जो बुद्धि थी, जो विवेक था, जो कौशल था, उस समय के समाज के व्यक्ति से तुलना कर सकते हो, तो वो सरल प्रतीत होता है। आज के समाज से तुलना करोगे तो आज का समाज आज के संदर्भ में सरल प्रतीत होता है। तो समाज का जो विकास हुआ है सरल से जटिल नहीं बल्कि सरल से सरल की ओर ही होता है, ये इनका कहना था। जिन्सबर्ग नामक एक समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि उद्विकासवादी कहते हैं कि सरल से जटिल की ओर ही समाज का विकास होता है, जबकि समाज के विकास के साथ साथ व्यक्ति की बुद्धि, ज्ञान और उसकी क्षमता में भी विकास होता है। अतः समाज का विकास सरल से जटिल की ओर नहीं अपितु सरल से सरल की ओर ही होता है। जैसे एक और उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं, आदिम समाज में खेती करना कितना कठिन था। कठिन था कि नहीं था, सरल था क्या। आज के समय में खेती करना बहुत सरल हो गया है। तो गिन्सबर्ग का यही कहना है कि तब जो तकनीकें थी, जो बुद्धि थी, जो कौशल था, वो बहुत ही कमतर था। सरल चीजें सरल तरीके से प्रयोग होती थी, लेकिन आज जटिल चीजों का प्रयोग जटिल तरीके से होता है। उसके लिए, उसको प्रयोग करने के लिए लोगों ने अपनी क्षमता में भी तो जटिलता ला दी है, क्षमता में भी तो विकास कर लिया उसी तरीके से। तो सरल
से सरल की ओर हो रहा है, न कि सरल से जटिल। ये गिन्सबर्ग का कहना था। इन्होंने एक आयाम पकड़ा, उसी आयाम पर इनकी आलोचना की। आलोचक क्या करते हैं कि विभिन्न आयामों में आलोचना ही करते हैं, किसी एक आयाम को पकड़ लेंगे और कह देंगे देखो इनका सिद्धांत इस आयाम में लागू नहीं हो रहा है। तो ये गिन्सबर्ग का कहना है। तो आप इतने आलोचकों में से जब आपके एग्जाम में आएगा तो एक दो आलोचनाएं कर देना, जो भी आपको ज़्यादा सही लगे, ज़्यादा सरल लगे, उसी आलोचना को लिख देना। क्योंकि आता है कि आलोचनात्मक विश्लेषण करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो इसी तरह से आप आलोचना कर देंगे। तो निष्कर्षतः हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी उद्विकासवादी विचारधारा की व्याख्या करने के लिए समाज की जो तुलना की है वो सावयवों से की है, जीव के उद्विकास से की है। इनकी यह विचारधारा 19वीं शताब्दी में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में सामने आई थी। बहुत से समाजशास्त्रियों ने आलोचना भी की इनके इस उद्विकास के सिद्धांत की, लेकिन बहुत से समाजशास्त्री प्रभावित भी हुए इनके विचारधारा से। एक नए प्रकार की विचारधारा थी, सीधे विज्ञान को इन्होंने समाजशास्त्र में ले आ दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर के इस योगदान को देखते हुए समाजशास्त्र का अंग्रेजी पिता इनको कहते हैं। इंग्लैंड के थे, समाजशास्त्र का अंग्रेजी पिता इनको कहते हैं। तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत। अब अगला महत्वपूर्ण चैप्टर है इमाइल दुर्खीम को हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब हर प्रतिवर्ष तो आता ही है, अगर एक वर्ष नहीं भी आया तो एक अगले वर्ष तो आना ही आना है इनसे प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण है इमाइल दुर्खीम, ठीक है। विशेषकर श्रम विभाजन उनका और आत्महत्या का सिद्धांत, बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। समाजशास्त्र पढ़ना है तो जुड़ें अवश्य अभी से, ताकि जब ये दो चैप्टर, पहला चैप्टर तो मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको, जो भी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं हमारे। बाकी आपको ये चैप्टर कैसा लगा आज का, इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।